नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। हमारी अपील यह कि सत्यहिंदी.com को आप दर्शकों का बहुत समर्थन मिल रहा है, लेकिन हमें इस समर्थन को और दरकार है। इसलिए दरकार है क्योंकि आज के जमाने में पत्रकारिता करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सच बोलना तो और भी मुश्किल है। अगर आप सत्यहिंदी.com का जो सदस्यता अभियान है, उस सदस्यता अभियान के तहत आप अगर हमें आर्थिक भुगतान करते हैं या आर्थिक मदद करते हैं और हमारे सदस्य बनते हैं तो हमें निश्चित तौर पर मदद मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है और हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता एक तरीके से दूसरों पर आश्रित है, गोदी पत्रकारिता कह लीजिए, सरकारी पत्रकारिता कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो ऐसे में जरूरी है कि हमें आपका सहयोग लगातार मिलता है। उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। और अब बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं। मसला है राम मंदिर के मसले का। राम मंदिर का निर्माण की शुरुआत औपचारिक तौर पर 5 तारीख से हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और वहां पर पहली ईंट रखेंगे। और जो एक लंबा आंदोलन जो आरएसएस की तरफ से किया गया, उस की एक तरीके से अंतिम परिणति तक पहुंचने की अब कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन कई सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या किसी ने कभी ये सोचा था, खासतौर पर हिंदुस्तान के तमाम बुद्धिजीवियों ने, तमाम राजनीतिज्ञों ने, कि राम मंदिर उसी जगह बनेगा जहां पे बाबरी मस्जिद खड़ी थी? दूसरा सवाल, क्या आज से 30 साल पहले किसी ने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी का इस कदर पराभव होगा और आज वो खुद, जैसे प्रियंका गांधी हैं, राम नाम जपने की कोशिश कर रही हैं या राम नाम के सहारे राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? तीसरा सवाल यह है कि आज जिस मकाम पे हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, आने वाले 25 सालों में उसकी सूरत क्या होने वाली है? कहां पे पिछले दिनों गलतियां हुई या गलतियां नहीं हुई? इन तमाम मसलों बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब बाबरी मस्जिद जहां पे खड़ी है वहां पर राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी और एक भव्य मंदिर बनने की दिशा में चीजें आगे बढ़ेंगी? 1983 या 84 में जब विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में अपने सम्मेलन में राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ शुरू करने की बात की थी, प्रस्ताव किया था। ये मैं लिख भी चुका हूँ, आउटलुक में मेरा लेख छपा था कोई साल भर पहले, उसमें मैंने ये बात याद की थी। तो मैंने बहुत से मित्रों से, उस समय के जो लेफ्ट और डेमोक्रेटिक पार्टीज के सीनियर लीडर्स थे, उनसे जी ये कहा था कि इस आंदोलन की गंभीरता को समझिए और इस सिलसिले में कुछ करने की जरूरत है। तो अब नाम लेने में वैसे कोई हर्ज नहीं है। स्वर्गीय मोहित सेन से मेरी बात हुई, मैं उनसे मिलता रहता था, तो उनसे मैंने इस बारे में बात की, अन्य लोगों से भी। लेकिन उनसे बात की वो इसलिए याद रह गई कि उन्होंने मेरी इस चिंता को एक हड़बड़ाए नौजवान की चिंता समझा और करीब 1.5-2 घंटे का ट्यूटोरियल मुझे दिया इंडियन बुर्जुआजी के क्लास कैरेक्टर पर, इंडियन स्टेट के कैरेक्टर पर, और तमाम सारी बातों का सार संक्षेप ये था कि तुम खामखा में चिंतित हो रहे हो, ये मार्जिनल फोर्सेस है, कुछ ऐसा होगा नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि कॉमरेड, मैं आपके जैसा विद्वान तो हूं नहीं, और इसलिए इंडियन स्टेट का क्लास कैरेक्टर और बुर्जुआजी का कैरेक्टर और लुई बोनापार्ट की 18वीं ब्रूमेर और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, इस सब का अध्ययन मैंने आपकी तरह का तो किया नहीं है। लेकिन आप मेरी बात सुन लें कृपा करके कि अगर आप लोग नहीं चेते और जागे तो 10 साल के भीतर भीतर मस्जिद गायब हो जाएगी। और वही हुआ। और ये मैंने 1983 में कहा था। तो आशुतोष देखिए, कम से कम मैं ये कह सकता हूँ एक थोड़े से अजीब तरह के गर्व के साथ कि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने इस स्थिति की कल्पना कर ली थी। क्योंकि मैं इस बात को तब भी जानता था और अब भी जानता हूँ, बहुत क्लियर हूँ मैं इस मामले में, कि ये आंदोलन बुनियादी तौर से हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको एक सारे समाज के कॉमन सेंस में बदलने का आंदोलन। जी, हमें इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। आज इस बात को लगभग 100 साल होने को आए। सर थोड़ा सा कैमरे के पास आ जाएं आप। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। सॉरी, पिछले
पिछली सदी के तीसरे दशक में सावरकर, आपने तो अध्ययन किया है, मैंने उन पर एकेडमिक लेख बहुत पहले लिखा था, आपको पता ही है जी। सावरकर ने पिछली सदी के तीसरे दशक में ये बात स्पष्ट कर दी थी कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म ये दो अलग अलग, और हिंदुत्व का जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए, इस पर लोग लगातार सोचते रहे हैं, आरएसएस के लोग लगातार सोचते रहे हैं। और राम मंदिर का जो मसला था वो उनके लिए एक बहुत ही पोटेंट वेपन के तौर पर आया। तो मुझे फ्रैंकली इस बात को लेकर कोई ताज्जुब नहीं है कि जो हुआ वो कल जो होने जा रहा है। ये जरूर है कि अब जैसे मिसाल के तौर पर जो हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच अंतर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उस तरह आप पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चलें तो एक तो ये कि शिलान्यास पहले ही हो चुका है। सन 1986 में सारा हंगामा शिलान्यास को लेकर हुआ था। सॉरी 1986 के बाद, 1986 में तो पट खुल गए थे, 1989 में। हाँ। और इस समय देव सो रहे हैं पारंपरिक मान्यता के अनुसार। तो जब देव सो रहे हैं तो उस समय कैसे कोई शुभ कर्म हो सकता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि 5 अगस्त की तारीख चुनी इसलिए गई है कि आज ही के दिन ठीक 1 साल पहले धारा 370 खत्म की गई थी। तो वो हिंदुत्व का जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी दिशा में एक बड़ा कदम था। ये उसकी दिशा में दूसरे बड़े कदम की एक विधिवत शुरुआत है। तो असल में राम मंदिर के निर्माण को एक तरफ हमें धार्मिक भावना और इसके रूप में देखना चाहिए, उस स्तर पर ठीक है, अच्छा है। लेकिन इसका जो ज्यादा बड़ा महत्व है और जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये निश्चित रूप से हिंदुत्व की विचारधारा के विकास का, उसके विस्तार का एक बड़ा स्पष्ट प्रमाण और उस दिशा में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने का इसका प्रमाण है। प्रोफेसर साहब, आपने मोहित सेन की चर्चा की और जब आपने कहा कि उस जमाने में जब आपने ये बात कही थी कि 10 साल के अंदर बाबरी मस्जिद ढह जाएगी और इसको आप कम करके ना आके, तो जाहिर सी बात है उस वक्त के जो विद्वान लोग थे, उस वक्त के जो समझदार लोग थे, वो चीजों को गंभीरता से समझ नहीं पाए, उनकी समझ का दोष था या कुछ और ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक एरोगेंस भी होता है, अपनी विचारधारा का एक एरोगेंस भी होता है, पॉलिटिकल थॉट का एक एरोगेंस होता है, उनको लगता है कि ये सब क्या है, ये तो फ्रिंज के एलिमेंट्स हैं। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है कि पिछले 30 सालों में ऐसी कौन सी गलतियां या खामियां हुई जिसकी वजह से हिंदुत्व का इतना जबरदस्त प्रसार हुआ कि 303 सीटें केंद्र में आती हैं और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। कई चीजें हैं उसमें। देखिए, आज तो याद कीजिए कि जब राम जन्मभूमि के पट खोले गए थे उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को, साहबानों से संबंधित फैसले को पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के जरिए बदल दिया गया। वो राजीव गांधी की सरकार ने किया था। तो एक तरफ आपने माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को अपीज किया, उसके बाद बैलेंसिंग एक्ट करते हुए आप दूसरी तरह का अपीजमेंट करने लगे। इसके साथ ये भी हम याद रखें कि भारत को इस बात का गौरव प्राप्त है कि सलमान रुश्दी के उपन्यास सैटेनिक वर्सेस पर बैन करने वाला पहला देश भारत था। तब तक ये कहीं बैन नहीं हुआ था उपन्यास, भारत में बैन कर दिया गया था और सलमान रुश्दी के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। स्थिति यहाँ तक थी कि 2012 तक, 2012 के जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में मैं भी मौजूद था। सलमान रुश्दी को वहां आना था। जयपुर में उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और कुछ लोगों ने आके वहां हंगामा किया, कुछ मुस्लिम संगठनों ने धमकियां वगैरह दी और चीजें इस तरह मैनिपुलेट की गई कि सलमान रुश्दी नहीं पहुंच सके, उसमें नहीं आने दिया गया उन्हें। तो एक तरफ तो ये केवल मुस्लिम इसकी बात नहीं है, आपने हर तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ इस तरह से चीजें की कि जो एक बुनियादी सवाल होते हैं हमारे जैसे समाज में, सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के। फिर जो आपने बात विचारधारा की, आप इस बात पर ध्यान दें कि जिसे हम स्वाधीनता आंदोलन के दिनों से आइडिया ऑफ इंडिया कहते आए हैं, उसके आगे विकास की कंप्लीटली उपेक्षा की। यानी आपने राजनीतिक विचारधारा की जगह एक तरह का चैरिटी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। जिसमें कि विचार की बात है ही नहीं,
साहब हम ये जनता का भला, अजीब अजीब तरह की जो शब्दावली, जो वस्तुतः मैनेजमेंट की शब्दावली है, एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कम्युनिटी का निर्माण कैसे होगा, नेशनलिज्म जैसी, जो भारत जैसे देश में नेशनलिज्म जो है उसकी दिशा क्या होगी, इन चीजों पर सोचना लगभग बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर आप अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन में आप याद कीजिए कि 2002 में गुजरात की हिंसा के बाद जब चुनाव हुए थे तो आपके जैसे पत्रकारों और टिप्पणीकारों ने ये निष्कर्ष निकाला था कि वह 32 सीटों पर कांग्रेस इसलिए हारी थी कि बीएसपी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए थे और बीएसपी की नेता सुश्री मायावती ने बाकायदा वहां नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया। तो अब तीसरी बात देखिए, हमारे बहुत सारे मित्रों ने, जिनमें आप भी शामिल हैं, करप्शन को इशू नंबर 1 मान लिया देश के रिपब्लिक का। करप्शन बहुत बड़ा इशू है, करप्शन नहीं होना चाहिए समाज में, लेकिन दी आइडिया ऑफ नेशन उससे ज्यादा बड़ा इशू। करप्शन इतना बड़ा इशू नहीं हो सकता कि करप्ट लोगों के खिलाफ या करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ लड़ने के लिए आप चाहे जिसके साथ खड़े हो जाएं और चाहे जिसका आप समर्थन करने लगे। आप अपने अनुभव से जानते हैं, इस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए हमें, लेकिन आज आप उससे दूर हैं। आप बाहर खड़े हैं उस प्रक्रिया से, और उसमें जिन सज्जन को दूसरा जयप्रकाश बल्कि दूसरा गांधी कहा जा रहा था, उनका कहीं अता पता नहीं। तो ये सब चीजें जब हुई, दूसरी तरफ आरएसएस को देखिए आप। मैं एक बात के लिए आरएसएस की हमेशा तारीफ करता हूँ, आरएसएस ने अपना राजनीतिक एजेंडा कभी नहीं छुपाया। आरएसएस ने कभी नहीं ये कहा कि हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर कोई समझौता हो सकता है। उन्होंने कई बार इशूज को बैक बर्नर पर रखने की बात की, कश्मीर को, 370 को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, या अयोध्या को, जो उनके मेजर इशूज रहे हैं, उसको उन्होंने ये तो कहा कि हम बैक बर्नर पे कर लेते हैं। ये कभी नहीं कहा कि हम उन इशूज को छोड़। इसके बावजूद अपने आप को डेमोक्रेटिक कहने वाले लोग, पार्टियां और इंटेलेक्चुअल्स आरएसएस के साथ जुड़ते रहे, उनको सपोर्ट करते रहे, उनको वैलिडिटी देते रहे। तो फिर अब इस बात पर छाती पीटने से क्या फायदा कि साहब आरएसएस का हिंदुत्व प्रोजेक्ट काफी बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। फिर इस पर आप कम से कम, आपको तो दुखी होने के पहले थोड़ा, आपने तो खैर सोच ही लिया है, वो तो आपके उसमें जाएगा, लेकिन आपके उस समय के मित्रों को इस पर सोचना चाहिए। नहीं, मैं कई बार ये लोगों को बोलता हूं कि भाई आज आपको तकलीफ क्यों हो रही कि धारा 370 हटा दिया, आज आपको तकलीफ क्यों हो रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो ला रहे हैं, आज आपको तकलीफ क्यों हो रही है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा। मैंने कहा बीजेपी ने पहले दिन से, जनसंघ बनने के बाद से स्पष्ट थी उनकी राय। तो जब 303 का बहुमत उनके पास है तो धारा 370 हटाएंगे, और कभी उन्होंने छुपाया नहीं इस बात को। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि एक, आपने आरएसएस की बात की और आपने ये भी कहा कि एक तरीके से माइनॉरिटी कम्युनलिज्म हुआ। मेरा सवाल इससे बड़ा है। मेरा सवाल यह है कि क्या जो गांधी की जो पूरी विचारधारा थी और गांधी के रास्ते पे जो देश चल रहा था, अहिंसा की बात कर रहा था, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा था, क्या उस विचार में थकावट आ गई या उस विचार के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा हो गया, विकृतियां पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो लोग जो गांधी के जमाने में हाशिए पर थे वो आज मेन स्ट्रीम में पहुंच गए हैं, और जो मेन स्ट्रीम में थे वो हाशिए पर चले गए हैं? देखिए आशुतोष, एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप गांधी की जब बात करते हैं तो इस प्रसंग में कम से कम अनिवार्यतः आपको नेहरू का नाम लेना चाहिए, क्योंकि नेहरू इस मामले में बहुत क्लियर थे कि कम्युनलिज्म की नवैयत क्या है और मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म माइनॉरिटी के कम्युनलिज्म से ज्यादा खतरनाक क्यों है। उन्होंने ये बात 1936-37 में लिखी थी, और तब जबकि वो माइनॉरिटी कम्युनलिज्म पर बहुत जबरदस्त हमला कर रहे थे, और इसके लिए आज कुछ इतिहासकारों ने दोष भी देते हैं कि नेहरू को उस समय मुस्लिम लीग से एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए था और मुस्लिम लीग को एकदम अलग करके चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन नेहरू ने ये लिखा था कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म का अलगाववाद स्पष्ट दिखता है और इसलिए हम उसे कम्युनलिज्म के तौर पर पहचानते हैं। मेजॉरिटी कम्युनलिज्म को ये सहूलियत हासिल है कि वो अपने आप को नेशनलिज्म के रूप में प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए इससे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात जो है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि गांधी और नेहरू जब कम्युनलिज्म की बात करते थे तो वैकल्पिक कैटेगरी के तौर पर नेशनलिज्म को पेश करते थे। सेकुलरिज्म नेशनलिज्म का एक हिस्सा था,
आप पिछले 20-25 साल की कांग्रेस की और दूसरी सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों की पॉलिटिक्स देखिए, नेशनलिज्म एक तरह का डर्टी वर्ड बन गया। नेशनलिज्म का विस्तार कैसे हो, नेशनलिज्म में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज रही हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, स्त्रियां हैं और तमाम लोग हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके नेशनलिज्म को और अधिक इंक्लूसिव और अधिक डेमोक्रेटिक कैसे बनाया जाए, इसकी चिंता करने की बजाय आपने नेशनलिज्म के बारे में ये मान लिया कि अब ये तो हो गया, इसका समय पूरा हुआ, अब हमें केवल एम्पावरमेंट और जस्टिस करना है। जस्टिस एक पॉलिटिकल कैटेगरी, वो मैनेजरियल कैटेगरी नहीं है, वो चैरिटी नहीं है। आपने किसी तरह का विचारधारात्मक काम नहीं किया। विचारधारात्मक काम की आपने पूर्ण उपेक्षा की। और इसके आप देख लीजिए, इसके जो प्रमाण हैं वो अभी भी आपको दिखते हैं। सोशल मीडिया पर जब से सोशल मीडिया आया, फेसबुक, ट्विटर और आपका ये व्हाट्सएप, उसमें हिंदुत्व की ताकतों की सक्रियता देखी और उसके बरक्स जो सेकुलर ताकतें हैं उनकी सक्रियता देखी। मुश्किल से 2-3 साल पहले कांग्रेस वाले जागे हैं सोशल मीडिया की ताकत के प्रति और कुछ कर रहे हैं। आपने लोगों तक पहुंचने की कोशिश ही बंद कर दी। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए एक चीज होती है कि कुछ चीजें होती हैं जिनका अगर आप नोटिस नहीं लेंगे और उन पर सही कार्रवाई नहीं करेंगे, तो जिनको उन्हें एक अलग डिस्टॉर्टिव फ्रेमवर्क में पेश करना है वो उसका फायदा उठाएंगे। मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है। उसकी पहलकदमी होनी चाहिए थी सेकुलर फोर्सेस की ओर से। उसकी तरफ जिसको आपने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाली जो पहल है वो कांग्रेस और दूसरी सेकुलर फोर्सेस की तरफ से होनी चाहिए थी। लेकिन आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल को एक ऐसे सवाल में बदल जाने दिया जिसका उपयोग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद लोग अपने स्वार्थों के लिए करते रहे और आपने एक तरह से उसको मान लिया कि नहीं, इसको तो टच ही नहीं करना है। नरेंद्र मोदी ने कर दिया जी, वो ट्रिपल तलाक को उन्होंने बैन कर दिया और जाहिर है कि वो लोगों के हीरो बने, मुस्लिम महिलाओं के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में उनकी हैसियत बढ़ी। आप ये कदम क्यों नहीं उठा सकते थे? इसलिए नहीं उठा सकते थे कि आपने नेशनलिज्म के विस्तार के सवाल पर सोचना ही बंद कर दिया। रही बात अपोजिशन या जो सिविल सोसाइटी है, 1 मिनट मैं उस बात पे फिर से आना चाहता हूँ। आपने करप्शन को सबसे बड़ा इशू मान लिया। आपके लिए भी नेशन और उसके अर्थ का विस्तार कोई इशू नहीं था। आप ध्यान दें कि लगभग यही स्थिति ब्राजील में थी। मैं आपसे और आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वो पेस्ट्रा कोस्टा की जो फिल्म है, पेस्ट्रा कोस्टा की जो फिल्म है, हाँ यही नाम है शायद, द एज ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें आप देखिए कि किस तरह इन चीजों का उपयोग करके मीडिया का जो रोल है उसको देखिए आप। और उसमें आप देखते हैं आज ब्राजील में जो स्थिति है वहां किस तरह का शासन है, कौन सज्जन वहां शासन कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का उपयोग किस तरह हमारा राइट फोर्सेस ने किया है, राइट विंग फोर्सेस ने। वो आपने भी अपने यहाँ वही किया। अन्ना जी का आंदोलन चला बड़े धूमधाम से, करप्शन ना जाने क्या क्या होता रहा, लोकपाल जोकपाल ना जाने क्या, और नतीजा आपके सामने। अब मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि नेशनलिज्म को एक तरीके से इग्नोर कर दिया गया। नेशनलिज्म का जिस तरीके से विस्तार होना चाहिए था आजादी की लड़ाई के बाद से, उसका विस्तार नहीं किया गया। उसका पहला सवाल यह है कि ये क्या जो वामपंथ था ये उसका प्रभाव था, क्योंकि वामपंथ हमेशा नेशनलिज्म को जो है वो एक दकियानूसी बात मानता है और मानता है कि एक नेगेटिव रेग्रेसिव फोर्स है। दूसरा सवाल यह है कि क्या नेहरू के बाद जो लीडरशिप कांग्रेस के पास आई है, जो देश के पास लीडरशिप थी, क्या उसके पास इतना बड़ी दिव्य दृष्टि थी कि वो इन सब चीजों को देखकर एक नए मुहावरे को गढ़ पाती जिससे कि जो कम्युनल फोर्सेस हैं उनको दबा पाती? जाहिर है कि नहीं थी। आपने जो लेफ्ट के प्रभाव की बात की, तो लेफ्ट का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की खूबी क्या थी? गांधी और नेहरू के जमाने में कांग्रेस की खूबी क्या थी? कांग्रेस जो है वो शब्द के एक सही अर्थ में, एक हास्यास्पद अर्थ में नहीं, बल्कि शब्द के सही अर्थ में, एक अच्छे अर्थ में शिव जी की बारात थी, जिसमें सब तरह के लोग थे।
राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, घनघोर रूप से राइट विंग सोचने वाले, लेफ्ट विंग सोचने वाले, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से लेकर के ऐसे लोग थे जो आगे चल के स्वतंत्र पार्टी में चले गए। लेकिन एक कॉमन फैक्टर था, एक तो आजादी की लड़ाई, दूसरे एक वो माहौल जिसमें कि आप नेशनलिज्म के फ्रेमवर्क के भीतर, इंडियन डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म के फ्रेमवर्क के भीतर कंसेंसस बनाने की कोशिशें कर सकते थे। तो ये लेफ्ट के प्रभाव की बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दूसरी बात आपने कही कि नेहरू के बाद कांग्रेस की लीडरशिप में जो आइडियोलॉजिकल कमजोरी आई, जो आइडियोलॉजी से पूरी तरह ध्यान हटा, बल्कि खुद नेहरू के जमाने में, खुद नेहरू इस मामले में आलोचना के पात्र हैं, खुद उनके जमाने में जो वैचारिकता और सांगठनिकता पर ध्यान देना बंद किया गया कांग्रेस के भीतर, तो वो धीरे धीरे कांग्रेस जो है, नेहरू असल में कार्डर बेस्ड पार्टी बनाने के खिलाफ थे कांग्रेस को, तो ठीक है कार्डर बेस्ड पार्टी ना बनाते, ठीक है, लेकिन कार्डर बेस्ड पार्टी ना हो कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों या भारतीय जनसंघ की तरह, नेहरू को ये तो ध्यान रखने की जरूरत थी, जो संभवतः वे अनफॉर्चुनेटली नहीं रख पाए, ये ध्यान रखने की जरूरत थी कि आप ठीक ठीक कार्डर बेस्ड पार्टी भले ही ना बने, लेकिन केवल एक सत्ता को चलाने का, प्रशासन को चलाने का अरेंजमेंट बन के ना रह जाए। ये शुरुआत नेहरू के समय से हो गई थी, और आगे चल के धीरे धीरे आप देखते हैं नेहरू का निधन सन 64 में हुआ, और सन 86 में हम कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री को शाहबानों के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लटके देखते हैं, और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में एक विचित्र सी पोजीशन लेते देखते हैं। 22 साल के अंदर अंदर कांग्रेस यहाँ पहुंच गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि जब देश के अंदर आर्थिक सुधार हुआ, जब देश एक गरीब मुल्क से आगे चलकर एक मिडिल क्लास, मिडिल इकोनॉमिक पावर बना दुनिया के नक्शे पर, और आज दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान की है हैसियत है। अदरवाइज एक जमाना था कहते थे सांप सपेरों का देश है, गरीबों का मुल्क है, यहाँ तो सड़कों पर गायें घूमा करती हैं, यहाँ कहाँ विकास नहीं है। जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत होती गई। क्या ये महज इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इसमें फिर वही सवाल पैदा होता है कि विकास की बात आप करते रहे, यानी विकास आप करते रहे, लेकिन वही मैनेजरियल ढंग से। जैसे मिसाल के तौर पर, ये विषय अभी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे आप नई शिक्षा नीति की बात देखें, तो इसके कुछ पहलुओं की लोग आलोचना कर रहे हैं और ये सब बातें हो रही हैं। कांग्रेस के जमाने में जो शिक्षा नीति लागू हुई थी, यानी राजीव गांधी और उनके बाद मनमोहन सिंह के जमाने से, उसमें आप देखिए कि सारा फोकस उसी चीज पर है जिसे आजकल स्किल डेवलपमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल रिसर्च पर कोई ध्यान नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का उत्साह इतना अधिक है कि सरकार लगभग जैसे विड्रॉ करना चाह रही है एजुकेशन सेक्टर से। ये शुरू तब हो गया जो जिस विकास के दौर की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें विकास एक ऐसे विकास में बदल गया। यानी मजेदार बात यह है आशुतोष, कांग्रेस की कभी कभी मुझे इस विडंबना पे हंसी आती है। ये दोनों शब्द इंडियन पॉलिटिक्स में कीवर्ड की तरह कांग्रेस के दिए हुए शब्द। एक विकास, ये कांग्रेस का दिया हुआ शब्द, करके मनमोहन सिंह के 10 साल का जो कार्यक्रम था, 10 साल का जो कार्यकाल था, विकास विकास विकास, उसको ले उड़े नरेंद्र मोदी और भाजपा विकास। दूसरा शब्द एक कांग्रेस ने दिया था आम आदमी। मुझे याद है कांग्रेस के घोषणा पत्र, आम आदमी, क्या कांग्रेस का साथ आम आदमी के, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ। तो वो आम आदमी का मुहावरा आप जैसे लोग ले उड़े, और विकास का मुहावरा बीजेपी वाले ले उड़े, क्योंकि आम आदमी और विकास दोनों की बात करते हुए कांग्रेस के लोग ये भूल गए कि चाहे विकास हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेशनलिज्म हो, भारत जैसे देश में एक क्लियर आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मैं कोई स्ट्रेट जैकेट आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव तो साफ आपको रखना चाहिए। जब आप विकास की बात करें तो इंक्लूसिव नेशनलिज्म के साथ करें ना। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई, इंक्लूसिव सोशल जस्टिस की बात की गई, इंक्लूसिव नेशनलिज्म की बात किसी ने, उसको आर्टिकुलेट किसी ने नहीं। इसी का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस अपने ढंग से विकास की बात करती रही, अपोजिशन के लोग जो है वो एम्पावरमेंट के नाम पर, करप्शन के नाम पर दुनिया भर की राइट विंग फोर्सेस के साथ जुड़ते रहे। तो ये जो लापरवाहियां की हैं उनके नतीजे अब आपको झेलने पड़ेंगे। आप नेशनलिज्म, एक मिनट सॉरी, दुनिया भर में एक राइट विंग टर्न हमें दिख ही रहा है।
और उसका एक बड़ा भारी फैक्टर ये है कि जैसे आप यूएसए को लीजिए, यूएसए में ट्रंप के जीतने का क्या कारण था 2016 के चुनावों में? जो वहां का वर्किंग क्लास है उसकी पूर्ण उपेक्षा आप कर रहे हैं। व्हाइट वर्किंग क्लास जो है सेंट्रल और सदर्न स्टेट्स में, जो फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से बेरोजगारी फैली है, उसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आपके सारे इशू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़े, जिसका नतीजा ये, मैंने एक बातचीत जो आपसे शायद 1.5 महीने पहले की थी, उसमें याद किया था उनको, अश्वेत प्रोफेसर को, कि ब्लैक फेसेस इन हाई प्लेसेस, ये करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। बल्कि स्थिति है कि यूएसए की इकोनॉमी और यूएसए की पॉलिटिक्स दोनों इस समय ट्रंप साहब के नेतृत्व में बर्बाद। तो राइट विंग टर्न जो है वो दुनिया भर में आया है, और उसके आने का कारण ये है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने आर्थिक मुद्दे और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे, इनके परस्पर संबंध को ठीक से समझने में वे विफल रहे। हालांकि समय बिल्कुल कम बचा हुआ है, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करनी थी। मेरा सवाल आपसे है कि अब आगे क्या, आगे जिस स्थिति में आज देश है, हम पिछले 25 सालों का या 30 सालों का हमने एक हिसाब किताब कर दिया, बट आगे की 25 सालों का हिसाब किताब क्या दिखता है आपकी नजर में? आपने अगर 1983 में ये बात देखी थी कि भाई ये स्थितियां हो सकती हैं, तो आज 2020 में आपको क्या लगता है 2040 में क्या हो सकता है, 2030 में क्या हो सकता है? देखिए, हमने जो सारी बात की उसमें एक बात किए बिना वो एज ऑफ डेमोक्रेसी का जिक्र मैंने इसीलिए किया था। जो स्थिति आज बनी है उसमें मीडिया का भयानक रोल है, और उस मीडिया के, आपने अभी अपनी अपील में भी जो कहा कि आज सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया है, सच बोलने की बात छोड़िए, मैं तो ये मानता हूं कि जहां तक मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, उसमें तो बुनियादी अक्ल की बात करना असंभव है। बुनियादी अक्ल की बात, मतलब नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सर, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। मैं तो देखता नहीं हूं, लेकिन जो सोशल मीडिया के जरिए मालूम पड़ता है काला जादू, मालूम पड़ा कि उसमें वो एक पुतला लिटा करके 2-3 लोग उसमें बता रहे हैं कि वो आत्महत्या को जैसे रिहर्स कर रहे हैं। श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी तो लोग बाथटब में खड़े होकर बता रहे थे। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को रिकंस्ट्रक्ट करने के चक्कर में कोई एंकर लटक ना जाए फांसी लगा के, कैसे आत्महत्या की जाती है। कहना ये चाहता हूँ आशुतोष कि भविष्य के लिए अगर सोचना है तो एक तो मीडिया, आप अब सरकार जो कर सकती है सो करे, सरकार क्यों करेगी, लेकिन एक तो ये जो ऑल्टरनेटिव मीडिया जो आप जैसे लोग हैं और तमाम सारे लोग हैं, इसको और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। दूसरे, आपको इंडियन नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज्म के सवाल को बहुत ही टॉप प्रायोरिटी पर लेना होगा, बुद्धिजीवियों को, पॉलिटिकल फोर्सेस को, और उसको इस समय की जरूरतों के मुताबिक आर्थिक मुद्दे, सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे, सामाजिक न्याय के मुद्दे, इन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए एक नए डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म की कल्पना करती है। इसके अलावा और कोई आपको लगता है कि ये ऐतिहासिक फोर्सेस इसको तय करेंगे या कोई व्यक्ति निकलेगा या कोई पार्टी तय करेगी इसको? अब देखिए, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, व्यक्ति तो इस समय इस पॉलिटिकल होराइजन पर मुझे कोई दिखता नहीं। पार्टी के तौर पर कांग्रेस अभी भी एक ऐसी पार्टी है जिसकी ऑल इंडिया प्रेजेंस है, ऑल इंडिया संगठन है, लेकिन अब कांग्रेस की जो हालत है उसके बारे में तो अब क्या हम कहें, रोएं या हंसें। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, तो आपने जैसे अभी बताया ही कि राम मंदिर के स्वागत में एक सज्जन जो है हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं, कुछ और कोई कुछ कर रहे हैं। तो अब ऐसे में कांग्रेस के बारे में भी क्या कहा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी से या कहीं से कुछ निकलना होगा, वरना जो है ये राइट विंग टर्न अगर जारी रहा तो, और देशों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन भारत जैसे देश के लिए आशुतोष, क्योंकि हम एक डाइवर्सिटी के देश हैं, इसको कोई डिसअवे नहीं कर सकता, ये फैक्ट है लाइफ का हमारे यहाँ, चाहे धार्मिक हो, चाहे भाषाई हो, चाहे सांस्कृतिक हो। हमारे लिए अगर एक डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव नेशनलिज्म विकसित नहीं हुआ तो ये हमारे लिए तो डिजास्टर्स होगा। काश ऐसा ना हो, काश एक नया विकल्प निकले। उम्मीद करें, उम्मीद की दुनिया कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।